अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं और इनमें से कई कहानियों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की मिसाल दी जाती है। अकबर बीरबल और जंगल से संबंधित एक प्रचलित कहानी इस प्रकार है। अकबर और जंगल की आग। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि आग का सबसे तेज भाग कौन सा होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, इसका जवाब थोड़े समय में दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने देखा कि अचानक से जंगल में आग लग गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि आग बुझाई जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, अब ध्यान दें, यह आग बड़ी तेजी से फैल रही है। अकबर ने कहा, हाँ, यह तो सच है, लेकिन इस आग का सबसे तेज भाग कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आग का सबसे तेज भाग वह होता है जो सबसे पहले बुझाया जाता है। इसी तरह जब भी किसी समस्या का हल ढूंढा जाए, उसे तुरंत हल करना चाहिए, नहीं तो वह फैल जाती है, जैसे आग जंगल में फैलती है। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी समस्या को समय पर सुलझाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वह और बड़ी हो सकती है। अकबर और बीरबल की नई कहानियों के लिए कई लेखकों और कथाकारों ने आधुनिक संदर्भों में इन दोनों के पात्रों को उपयोग किया है, जो पुराने समय की चतुराई और हास्य को आज की परिस्थितियों से जोड़ता है। यहाँ एक नई अकबर और बीरबल की कहानी का उदाहरण दिया जा रहा है, जिसे आधुनिक संदर्भ में बनाया गया है। अकबर और स्मार्टफोन की पहेली। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज के समय में स्मार्टफोन बहुत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन इसके उपयोग के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि स्मार्टफोन सबसे अच्छा कैसे होता है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक स्मार्टफोन लेकर आया और कहा, महाराज, यह आपके लिए है। आप इस पर अपनी जरूरत की सभी चीजें पा सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या यह सबसे अच्छा स्मार्टफोन है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, सबसे अच्छा स्मार्टफोन वह होता है जिसे आप सबसे अच्छी तरह से उपयोग करना जानते हो। चाहे वह महंगा हो या सस्ता, उसका सही उपयोग ही उसे बेहतरीन बनाता है। जैसे, अगर हम इसका उपयोग ज्ञान प्राप्त करने, दूसरों से संवाद करने और दुनिया से जुड़ने के लिए करें, तो यह सबसे अच्छा उपकरण है। लेकिन अगर इसका उपयोग गलत कामों के लिए किया जाए, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे महत्वपूर्ण बात सिखाई है। सही उपयोग ही किसी चीज को अच्छा या बुरा बनाता है। यह कहानी बताती है कि किसी भी आधुनिक तकनीक या उपकरण का मूल्य उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करें, तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस तरह की नई कहानियां अकबर और बीरबल की प्राचीन कहानियों से सीख लेकर उन्हें आधुनिक समय के अनुसार ढालने का प्रयास करती है। बादशाह अकबर 1542 से 1605 एक महान मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्ध लड़े और साम्राज्य को बढ़ाया। अकबर की युद्ध नीति और सेना संगठित थी, और उनकी जीत के पीछे उनकी कूटनीति और रणनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ अकबर के शासनकाल में लड़ी गई कुछ प्रमुख जंगों का विवरण दिया जा रहा है। 1. पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। यह अकबर की सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली। उसके विरोध में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने 1556 में हेमू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। इस जीत ने अकबर के शासन की नींव को मजबूत किया। 2. रणथंभौर की लड़ाई 1568। रणथंभौर किला राजा सूरजनहाड़ा के नियंत्रण में था, जो एक राजपूत राजा थे। अकबर ने राजपूतों के खिलाफ अपनी सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में रणथंभौर किले को जीतने का प्रयास किया। 1568 में अकबर की सेना ने किले पर घेरा डाल दिया और कुछ महीनों की घेराबंदी के बाद राजा सूरजन ने आत्मसमर्पण कर दिया।
यह मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिससे राजपूतों पर उनका दबदबा बढ़ा। 3. चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1567 से 1568। यह युद्ध राजपूतों के साथ अकबर के संघर्षों में से एक था। महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी की। महीनों की घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ पर अकबर की जीत हुई, लेकिन यह एक कठिन और लंबा संघर्ष था। अकबर ने इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सत्ता को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। 4. हकी लड़ाई 1576। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए अकबर ने 1576 में अपने सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर हमला किया। हल्दी घाटी की लड़ाई में दोनों पक्षों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन अंततः यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा। हालांकि अकबर की सेना को रणनीतिक जीत मिली, लेकिन महाराणा प्रताप अपने राज्य के अंदरूनी क्षेत्रों में युद्ध जारी रखने में सफल रहे। 5. काबुल पर आक्रमण 1581। अकबर के भाई मिर्जा हकीम ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और वह अकबर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। इसलिए अकबर ने 1581 में काबुल पर हमला किया और मिर्जा हकीम को पराजित कर काबुल पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित किया। इससे अकबर ने मुगल साम्राज्य के पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। 6. अहमदनगर का युद्ध 1595 से 1600। अकबर ने दक्षिण भारत की तरफ अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश में दक्कन के राज्यों को जीतने का अभियान शुरू किया। इस दौरान अहमदनगर की चांद बीबी ने मुगलों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। कुछ समय बाद अकबर की सेना अहमदनगर पर जीत हासिल करने में सफल रही, लेकिन यह संघर्ष लंबा और कठिन रहा। अकबर की सैन्य रणनीति और कूटनीति। अकबर की सैन्य जीत के पीछे उनकी कुशल रणनीति, बेहतर सैन्य संगठन और कूटनीति थी। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया और युद्ध में तोपखाने का व्यापक उपयोग किया। इसके अलावा अकबर ने कूटनीतिक तरीकों से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राजपूतों के साथ विवाह संबंध बनाए और कई राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे उन्हें अपने शासन को और सुदृढ़ करने में मदद मिली। अकबर के युद्धों और विजय अभियानों ने मुगल साम्राज्य को विशाल और शक्तिशाली बना दिया, और उनकी युद्ध नीति और कूटनीति आज भी प्रशंसा की जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियों में हाजिर जवाबी और चतुराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अकबर बीरबल की स्वर्ग की यात्रा से जुड़ी एक मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, जो इस प्रकार है। अकबर और बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो और कहते हो कि तुम हर मुश्किल का हल जानते हो। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अकबर ने खुशी खुशी सहमति दी और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बताओ, कैसे जाना है? बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और इसके बाद योजना बनाई। उसने बादशाह से कहा, महाराज, स्वर्ग की यात्रा करने के लिए आपको एक विशेष तरीके से तैयार होना होगा। मैं आपके लिए एक विशेष पालकी बनवाऊंगा जिसमें आपको यात्रा करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक दिन पालकी तैयार हो गई। बीरबल ने बादशाह को उसमें बिठाया और दरबारियों से कहा, अब मैं बादशाह को स्वर्ग ले जा रहा हूं। इसके बाद बीरबल ने पालकी को आग के घेरे में रख दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। जब आप उठेंगे तो आप स्वर्ग में होंगे। अकबर सो गए और उसी समय बीरबल ने उन्हें चुपचाप दरबार से बाहर उनके महल में वापस भिजवा दिया। जब अकबर जागे तो वे अपने शाही बिस्तर पर थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं वास्तव में स्वर्ग से लौट आया? अगले दिन जब अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने स्वर्ग देखा, लेकिन यह तो मेरे महल जैसा ही था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्योंकि आप इतने महान और न्यायप्रिय बादशाह हैं, इसलिए आपके महल को स्वर्ग के समान बनाया गया है।
आप जहां भी रहते हैं वहीं स्वर्ग है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह कहानी यह सिखाती है कि स्वर्ग कोई खास स्थान नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचार और जीवन में खुशहाली लाने का तरीका है। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक मशहूर कहानी है जिसमें शेरों की बात की जाती है। यह कहानी अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की हाजिर जवाबी को दर्शाती है। इस कहानी का नाम है अकबर और बीरबल का शेरों से मुकाबला। कहानी अकबर और शेरों का मुकाबला। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्हें यह विचार आया कि उनकी सेना कितनी मजबूत है और उनके सैनिक कितने बहादुर हैं। उन्होंने गर्व से अपने दरबारियों से कहा, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वे किसी भी शेर का सामना कर सकती है। हमारे सैनिकों के सामने शेर भी डरते हैं। दरबारियों ने अकबर की बातों का समर्थन किया, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, आपके सैनिक बहुत बहादुर हैं, लेकिन शेरों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि शेर हमारे सैनिकों से ज्यादा ताकतवर होते हैं? बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जी हां, महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूं। बस मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया और कहा कि वे इस चुनौती को पूरा करें। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों को एक जंगल में आने के लिए आमंत्रित किया। वहां एक पिंजरे में एक विशाल शेर था। बीरबल ने कहा, महाराज, अब यह शेर हमारे सैनिकों का सामना करेगा। अकबर ने आदेश दिया कि एक सैनिक को शेर के सामने लाया जाए। सैनिक शेर के सामने आया, लेकिन जैसे ही उसने शेर को देखा, वह डर गया और पीछे हट गया। अकबर यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, क्या आप अब भी सोचते हैं कि शेर आपके सैनिकों से कमजोर हैं? अकबर ने माना कि शेर बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, यह तो सिर्फ एक शेर है। शायद हमारे सैनिक इस शेर से डर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी शेरों से डरेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं यह साबित करने के लिए कई शेर नहीं ला सकता, लेकिन एक शेर भी यह दिखाने के लिए काफी है कि शक्ति और साहस केवल संख्या पर निर्भर नहीं करते। शेर की ताकत उसकी स्वाभाविक शक्ति में होती है, और अगर हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें उसकी ताकत को स्वीकार करना चाहिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि शेरों की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। और असली ताकत केवल संख्या से नहीं, बल्कि आत्मबल और साहस से मापी जाती है, जो एक किताब के अध्याय जितना लंबा हो सकता है। मैं यहाँ आपको अकबर के जीवन, युद्ध और उपलब्धियों पर एक विस्तृत रूपरेखा और सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे आधार बनाकर इसे विस्तार से लिख सकते हैं। अकबर की जीवनी और युद्ध, अकबर का जीवन और युद्ध की कहानियां। 1. परिचय। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक, 1542 में जन्मे और 1605 तक भारत पर शासन किया। उनके शासनकाल को उनकी विजय, कला, संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उन्हें अकबर महान के रूप में भी जाना जाता है। 2. प्रारंभिक जीवन और सिंहासन पर आरूढ़ होना। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान, में हुआ था। वह मुगल सम्राट हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। अकबर का बचपन संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि उनके पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी के खिलाफ अपनी हार के बाद निर्वासन में रहना पड़ा था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर केवल 13 वर्ष के थे, लेकिन अकबर की सेना ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा को वापस मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस जीत के बाद अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ और वह मुगल साम्राज्य के सशक्त शासक बने। 3. अकबर की प्रमुख युद्ध विजय।
अकबर की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा लड़ी गई बड़ी लड़ाइयाँ और विजय अभियान थे। यहाँ कुछ प्रमुख युद्धों का वर्णन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। यह अकबर के शासनकाल की शुरुआत में हुआ एक प्रमुख युद्ध था। हेमू, जिसने सूरवंश की तरफ से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, अकबर के लिए एक बड़ा खतरा था। अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने पानीपत के मैदान में हेमू की सेना से लड़ाई की, जिसमें अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की। इस लड़ाई ने अकबर के शासन को स्थापित किया और उन्हें मुगल साम्राज्य का सच्चा शासक बना दिया। 2. गुजरात अभियान 1572 से 1573। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान गुजरात पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां के स्थानीय शासकों को पराजित किया। यह विजय उनके साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 3. चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1567 से 1568। यह युद्ध राजपूतों के साथ अकबर के संघर्ष का एक प्रमुख उदाहरण है। महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। महीनों की घेराबंदी के बाद अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध अकबर के लिए राजपूतों के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 4. हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा। हालांकि अकबर की सेना ने हल्दी घाटी में रणनीतिक विजय प्राप्त की, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। रणथंभौर की लड़ाई 1568। रणथंभौर किला राजा सूरजनहाड़ा के अधिकार में था। अकबर ने 1568 में किले पर हमला किया और लंबे समय की घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा कर लिया। रणथंभौर की जीत ने अकबर के राजपूतों पर नियंत्रण को और मजबूत किया और मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। 6. अहमदनगर का युद्ध 1595 से 1600। अकबर ने दक्षिणी भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अहमदनगर पर आक्रमण किया। चांद बीबी के नेतृत्व में अहमदनगर ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः मुगलों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। 4. अकबर की सैन्य रणनीति और सेना। अकबर की युद्ध नीति और सेना संगठन मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशल उपयोग किया और अपनी सेना को एक संगठित इकाई के रूप में विकसित किया। इसके साथ ही अकबर ने अपनी सेना में विविधता को बढ़ावा दिया, जिसमें राजपूतों, अफगानों और अन्य प्रमुख जातियों के योद्धाओं को शामिल किया गया। अकबर की सैन्य रणनीति उनके नेतृत्व कौशल और कूटनीतिक क्षमता को दर्शाती है। 5. राजपूतों के साथ संबंध। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए राजपूतों के साथ संबंध बनाए। उन्होंने राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनमें से कई को अपनी सेना और प्रशासन में उच्च पद दिए। इसके अलावा अकबर ने राजपूत शासकों से विवाह करके उनके साथ संबंधों को और सुदृढ़ किया। यह कूटनीतिक कदम अकबर के शासन की स्थिरता में सहायक साबित हुआ। 6. अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण और दीन-ए-इलाही। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने साम्राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा की और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। अकबर ने एक नया धर्म, दीन-ए-इलाही, की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों को एक साथ लाना था। हालांकि यह धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका, लेकिन अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को प्रोत्साहित करने की भावना को दर्शाता है। 7. अकबर के न्याय और प्रशासनिक सुधार। अकबर ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें भूमि सुधार, कर प्रणाली और कानून व्यवस्था में सुधार शामिल थे। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिससे अधिकारियों को उनके कार्यों के आधार पर रैंक और जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही अकबर ने अपने न्यायालय में सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई न्यायिक सुधार भी किए। 8. कला,
संस्कृति और साहित्य में योगदान। अकबर का दरबार कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल में कई महान चित्रकार, संगीतकार और कवि थे। अकबर स्वयं भी कला और साहित्य के प्रेमी थे और उन्होंने विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। उन्होंने हिंदू और फारसी कला के संगम को प्रोत्साहित किया, जिससे मुगल काल की कला और वास्तुकला में अद्वितीय विकास हुआ। 9. अकबर की विरासत। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि दी, जो उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाई गई। अकबर की नीतियों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युगों में से एक माना जाता है। 10. निष्कर्ष। अकबर का शासनकाल युद्ध और विजय के साथ साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों का भी समय था। उनकी दूरदर्शिता, कूटनीति और सैन्य कौशल ने मुगल साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक समृद्ध और विविध समाज की नींव भी रखी, जो उनके न्याय और सहिष्णुता की नीति पर आधारित था। अकबर की कहानियां आज भी उनकी महानता और अद्वितीयता की मिसाल हैं। जांच के बाद बाजीर ने फैसला किया कि धोखाधड़ी की वास्तविकता क्या है और उसी के अनुसार निर्णय दिया। बाजीर ने अपने निर्णय से न केवल न्याय सुनिश्चित किया, बल्कि राजा और प्रजा के बीच न्यायप्रियता की मिसाल भी कायम की। 3. चतुर बाजीर और उसकी नीति। एक समय की बात है, राजा को पता चला कि उनके ही दरबार के कुछ लोग विद्रोह की योजना बना रहे हैं। राजा ने बाजीर से सलाह ली कि विद्रोहियों को कैसे रोका जाए। बाजीर ने बिना बल प्रयोग किए चालाकी से उन विद्रोहियों के बीच फूट डाल दी। उसने कुछ लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और विद्रोहियों को आपस में लड़वा दिया। इस तरह राजा का राज्य विद्रोह के खतरे से बच गया और बाजीर की बुद्धिमानी की सभी ने सराहना की। 4. बाजीर की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। एक पड़ोसी राज्य से व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी, जिससे दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया। बाजीर ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत की पेशकश की और एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में सामने आया। उसने व्यापारिक समझौतों को फिर से व्यवस्थित किया, जिससे दोनों राज्यों को फायदा हुआ। बाजीर की कूटनीति से न केवल व्यापारिक संबंध सुधरे बल्कि मित्रता भी बढ़ी। इस प्रकार बाजीर की दूरदर्शिता ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। 5. राजकुमार की शिक्षा में बाजीर की भूमिका। राजकुमार की शिक्षा और राजनीति में उसकी समझ विकसित करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। राजा ने अपने बाजीर को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह राजकुमार को राजनीति, कूटनीति और शासन की बारीकियों से अवगत कराए। बाजीर ने राजकुमार को न केवल युद्ध और प्रशासन की कला सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि किस तरह से प्रजा का मन जीतना चाहिए। एक बार जब एक बड़ी समस्या आई, तब राजकुमार ने बाजीर के सिखाए गए सिद्धांतों को लागू किया और समस्या का हल निकाला। इससे राजा को यह विश्वास हुआ कि बाजीर की शिक्षा ने राजकुमार को एक सक्षम शासक बना दिया है। 6. महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने वाला बाजीर। एक बार राजा के दरबार में यह चर्चा हुई कि महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाजीर ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और बताया कि इतिहास में कई बार महिलाएं शासन और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। उसने रानी को एक विशेष भूमिका में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिससे दरबार में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी। बाजीर की इस नीति ने महिलाओं को नई पहचान और सम्मान दिया। 7. प्रजा और राजा के बीच सेतु बनने वाला बाजीर। कई बार राजा और प्रजा के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक ऐसा ही समय आया जब राजा की नीतियों से प्रजा में असंतोष फैलने लगा। बाजीर ने स्थिति को संभालते हुए राजा को प्रजा की समस्याओं से अवगत कराया और प्रजा की मांगों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उसने राजा को प्रजा के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी। बाजीर की इस सूझबूझ ने राजा और प्रजा के बीच विश्वास को फिर से स्थापित किया और राज्य में शांति बनी रही। 8. राज्य की सीमाओं की रक्षा में बाजीर का योगदान। राजा के राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे।
राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने बाजीर से मदद मांगी। बाजीर ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नीति बनाई, जिसमें न केवल सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि सीमाओं पर कूटनीतिक मिशन भी भेजे गए। बाजीर ने पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित किया और एक सुरक्षा समझौता किया, जिससे राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। इस नीति ने न केवल राज्य को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 9. आर्थिक नीति में बाजीर की समझदारी। एक बार राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे राजस्व में भारी गिरावट आई। राजा ने बाजीर से इस संकट का हल निकालने को कहा। बाजीर ने राज्य के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया और एक नई कर नीति बनाई, जिससे व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन मिला। उसने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना भी लागू की, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। बाजीर की इस नीति ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारा, बल्कि प्रजा का भी कल्याण किया। 10. राजा के उत्तराधिकार की समस्या। राजा वृद्ध हो चला था और उसके उत्तराधिकार को लेकर दरबार में मतभेद थे। बाजीर ने इस कठिन समय में राजा का साथ दिया और एक ऐसी नीति बनाई, जिससे उत्तराधिकार की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकल सके। उसने दरबारियों को विश्वास में लेकर राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित किया और राजकीय कार्यक्रमों के माध्यम से उसे प्रजा में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार बाजीर ने राज्य में बिना किसी विवाद के सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित किया। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि बाजीर राज्य के लिए एक रणनीतिक और कुशल नेता होता था, जो राजनीति, कूटनीति, प्रशासन और न्याय के सभी पहलुओं में महारत रखता था। उसकी नीतियों से राज्य की समृद्धि और शांति बनाए रखने में मदद मिलती थी। राजा के उत्तराधिकार की समस्या मध्यकालीन राज्यों में अक्सर एक गंभीर मुद्दा हुआ करती थी। राजा के उत्तराधिकार को लेकर दरबार में दरबारी, सैनिक और अन्य हितधारक विभाजित हो जाते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार की समस्याएं विशेष रूप से तब उत्पन्न होती थीं जब राजा के कई पुत्र होते थे, या फिर राजा के जीवित रहते ही उसकी शक्ति कमजोर हो जाती थी। इस समस्या का समाधान राजा के सबसे भरोसेमंद बाजीर या मंत्री के कंधों पर आ जाता था। उत्तराधिकार की समस्या को सुलझाने के लिए बाजीर की सूझबूझ, कूटनीति और राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होती थी, ताकि बिना खून खराबे के सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो सके। यहाँ पर एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो इस प्रकार की समस्या और उसके समाधान को दर्शाती है। कहानी, राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक समय की बात है, राजगढ़ राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो चले थे। वे एक सफल और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में राज्य को समृद्धि और स्थायित्व प्रदान किया था। लेकिन अब उनकी उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। उनके 3 पुत्र थे, युवराज अर्जुन, राजकुमार विक्रम और राजकुमार प्रताप। तीनों ही अलग अलग गुणों और विशेषताओं के धनी थे, परंतु उनके बीच राजा बनने की होड़ लगी हुई थी। महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में इस बात को लेकर गहरे मतभेद थे कि अगला राजा कौन होना चाहिए। दरबारी अलग अलग गुटों में बंट गए थे और राज्य की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो राज्य गृह युद्ध की चपेट में आ सकता था। राजा स्वयं असमंजस में थे कि कौन उनके बाद राज्य की बागडोर संभाले। इस कठिन समय में महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने प्रमुख बाजीर महाबल मिश्र से सलाह लेने का निश्चय किया। महाबल मिश्र अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई बार राजा के लिए जटिल परिस्थितियों का समाधान निकाला था। बाजीर की योजना। महाबल मिश्र ने स्थिति का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि तीनों राजकुमारों में योग्यता तो थी, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना बिना विवाद के संभव नहीं था। इसके अलावा, यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो दरबार में बिखराव बढ़ सकता था। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि वह निर्णय लेने से पहले तीनों राजकुमारों की क्षमताओं को परखें, ताकि सही उत्तराधिकारी चुना जा सके।